गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बताएंगे क्लास चल पा रही है? अब काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या इशू आ रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में बताना एक बार चल पा रही है। अभी मेरे फ़ोन में चल पा रही है, आप लोग भी एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ चल रही है। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? चलो भाई, अगर सब कुछ क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो, ऑल क्लियर? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। प्रैक्टिस क्लास कर चलनी है। कल से कंजंक्शन शुरू करेंगे, प्रेपोजिशन की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है एग्ज़ाम पास में है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ प्लान क्लियर कट। एग्ज़ाम पास में है, एग्ज़ाम पास में है, प्री क्वालिफाइंग हो चुका है। प्री में आपको सिर्फ उतने मार्क्स लाने हैं कि आप क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। प्री में आपको उतने ही मार्क्स लाने हैं जितने कि आप प्री को क्वालिफाई कर पाएँ। असली जो गेम है वो मेंस का गेम है, ठीक है। मेंस का गेम है, यानी कि हमारा पहला टारगेट ये है कि हम प्री तक एटलीस्ट उतनी चीज़ों को कर लें कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। प्री से पहले हमारा मेन टारगेट होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। तो भाई मैं प्री से पहले उतना प्रैक्टिस पर ध्यान शायद ना दूं, क्योंकि सिलेबस भी ज़रूरी रहता है, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होता है तो आपका बैच वहाँ पे कंप्लीट नहीं है। जैसे कि प्रेपोजिशन की हमने 2 क्लास दे रहे हैं अभी प्रैक्टिस पे, एक ऑलरेडी दे चुके, एक आज की बेसिक है। उसके अलावा समरी की मैंने पीडीएफ आपको दे दी है। लेकिन जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, हम हर टॉपिक के जितने प्रीवियस ईयर आपके अब तक आए हैं 2018 से लेके और अब तक, वो सारे प्रीवियस ईयर आपको करा देंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे अलग के क्वेश्चन हर टॉपिक पे 500 से 600 क्वेश्चन मिनिमम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर में 500 से 600 क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेंगे, सोल्यूशन के साथ में, मतलब वीडियो सोल्यूशन देंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। वैसे अगर प्रैक्टिस सीट की बात करें तो हर चैप्टर में लगभग आपको 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, ठीक है। मेरिट भी आपकी क्लियर होगी, सब कुछ आपका क्लियर होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। प्री क्वालिफाई करने के लिए भाई मान के चलिए अपना टारगेट मिनिमम 150 टू 160 मान के चलिए। पूरी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन एज ऑफ नाउ सिलेबस को करना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो नया पैटर्न है, नए पैटर्न में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पूछ ली जाए, कोई टॉपिक कि एक भी टॉपिक अगर हमारा छूटा है तो उसकी वजह से नुकसान हो, ठीक है। तो चाहे वो सीपी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर पेपर में हमारा एक ही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम फैच कर पाएँ, ठीक है। आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे एक बार। दे रैन डैश द स्टेयर्स डैश द रूम टू लुक डैश दैट दे हैड यूज्ड ईयर्स एगो। बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा। देखो, रन करने की बात हो रही है, रन, ठीक है। तो जब वो रूम में जाएंगे तो या तो रूम के अंदर जाएंगे, स्टेयर्स से या तो रूम के अंदर जाएंगे या रूम से बाहर आएंगे। तो पहली बात, जैसे टू द रूम, ऑन द रूम, इन द रूम, इन द रूम नहीं होगा और ऑन द रूम नहीं होगा, ये दो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई हमें मूवमेंट को दिखाना है। किसको दिखाना है? मूवमेंट को हमें दिखाना है, ठीक है। अब देखो, क्या रूम के लिए टू लगाओगे या रूम के अंदर जाओगे तो इनटू लगाओगे? तो आप कहोगे सर इनटू लगाया जाना चाहिए रूम के लिए, तो इनटू हमारा आ जाएगा। यानी हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं एटलीस्ट कि हमारा आंसर ए होगा, जो कि इनटू वाला है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं और क्या क्या कर सकते, और क्या क्या इसमें देखा जा सकता है। जैसे पहला ब्लैंक है, स्टेयर्स पे या तो आप ऊपर जाते हो या फिर नीचे जाते हो, यानी स्टेयर्स पे जाने के लिए या तो अप आता है या फिर डाउन आता है। चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि अप भी आ सकता है, डाउन भी हो सकता है। आप ऊपर गए और सीधे छत वाले कमरे में चले गए, हो सकता है आप स्टेयर से नीचे आए और सीधे जो ग्राउंड फ्लोर पे कमरा है उसमें चले गए, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो अप और डाउन से हम बहुत ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए हम सीधे कहाँ पहुंचे? दूसरे ब्लैंक पे। तीसरा जो ब्लैंक है उसमें भी देख लेते हैं, लुक डैश द थिंग्स दैट दे हैड यूज्ड ईयर्स एगो, जो चीजें उन्होंने यूज की थी। लुक अप द थिंग्स नहीं होता है, लुक इन द थिंग्स नहीं होता है, एट हो सकता था लेकिन यहाँ पे इनकी वजह से गलत हो गया। तो लुक फॉर द थिंग्स,
उन चीजों को देखने के लिए। रूम में जाने का पर्पज क्या था, ध्यान देंगे भाई, फॉर जो है पर्पज को बताता है। फॉर किसको बताता है, पर्पज को, ठीक है। और भाई विशेष ध्यान देने वाली बात है, मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात ये मत समझना कि मैं डरा रहा हूँ या कुछ ऐसा। एसएससी ने सिलेबस में जहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस मेंशन किया है, अब की बार क्लियरली ये मेंशन किया है कि एटलीस्ट 3 पैसेज आएंगे, और 3 पैसेज में से 2 पैसेज मुश्किल होंगे, ये भी उन्होंने इनडायरेक्टली बोला ही है। कहा है कि एक पैसेज सिंपल होगा, 2 पैसेज करंट वगैरह पे बेस्ड होंगे। इसका मतलब है उन पैसेज की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ऑलमोस्ट जो पैटर्न बैंकिंग में हुआ करता है वो पैटर्न इंट्रोड्यूस एसएससी ऑलरेडी कर चुका है। तो भाई उस पैटर्न में आपकी सिर्फ इस चीज़ से काम नहीं चलेगा कि आपने 2 चीज़ें पढ़ ली और आपका काम चल जाए। यकीन मानिएगा, आपका काम अगर चल सकता है तो वो एक ही चीज़ है, आपकी नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। बिना नॉलेज के, देखो नॉलेज का गेम ये होता है, मैं बहुत दिन से कह रहा था, अगर आप एक सब्जेक्ट पे या एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हो, एक पैटर्न पे डिपेंडेंट रहते हो, तो एक पैटर्न जब तक चल रहा हो सकता है आपका सिलेक्शन हो। जैसे ही पैटर्न चेंज होता है, आपके सिलेक्शन के चांस तो कम होते ही होते हैं, आपके अंदर अननेसेसरी घबराहट आती है, मतलब ऐसे डर की जो भावना है ना वो पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज है, आपने पैटर्न नहीं, आपने नॉलेज हासिल की है, अगर नॉलेज है ना, तो यार पैटर्न 50 बदल जाए, पैटर्न 50 बदल जाए, पैटर्न 100 बदल जाए, पैटर्न 200 बदल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कितनी बार कहा है, मैंने यूट्यूब पे भी कई बार बोला है, कई बार मैंने कहा है कि भैया कभी ऐसा नहीं होगा कि एसएससी आके ये कहे कि जो अच्छा नाच के दिखाएगा उसका सिलेक्शन ले लेंगे, या फिर जो भाई फिजिक्स का मास्टर है एकदम उसका सिलेक्शन लेंगे, या फिर जो कोई केमिस्ट्री में महारत हासिल कर रखी है उसका सिलेक्शन देंगे, या फिर किसी ने भाई हिस्ट्री में इतनी बड़ी महारत हासिल कर ली उसको सिलेक्शन देंगे। नहीं, पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन रहेंगी ये 4 चीजें, मैथ्स भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगी, जीएस भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी। उनमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन इन्हीं पे बेस्ड रहेगा, हमेशा रहना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल को सीएचएसएल में बदलाव हो तो भी यही चीजें रहेंगी, बस ये बदलाव हो सकते हैं, और ये बदलाव नए नहीं है, ये बदलाव कितने समय से मैं खुद कह रहा हूं। मैंने ऑफलाइन क्लास में कई बार अपनी में बोला है कि भाई मैथ्स के बेस पे कंप्लीट सिलेक्शन देना अनफेयर है। देखिए मैं क्लास में कई बार आपसे भी बोला होगा कि जब सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद में जब डिपार्टमेंट जो जॉब दे रहा है, जिस डिपार्टमेंट में अल्टीमेटली जा रहा है बंदा, उस डिपार्टमेंट से अगर राय ली जाए तो वो कहेगा यार मुझे नहीं मैथ्स की जरूरत है, मुझे आप वो बंदे दीजिए जिनकी जीएस अच्छी हो, जिनको यानी कि नॉलेज हो, जिनकी रीजनिंग अच्छी हो, यानी कि जो उनकी तार्किक क्षमता है ना, वो तर्क अच्छे देते हो, वो दो, जिनका लैंग्वेज स्किल अच्छा हो। मैं आयतन निकलवा के क्या करूंगा, मुझे अपनी बेंच का कोई एरिया थोड़ी ना निकलवाना है, जो डेस्क में उसको दे रहा हूँ उसका एरिया निकलवाऊंगा मैं, तो उससे पुल थोड़ी ना, इंजीनियर नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए जिसके अंदर तार्किक क्षमता हो, जिसके अंदर लैंग्वेज स्किल हो, और जिसको सामान्य जानकारी हो, मुझे ऐसा बंदा चाहिए। हर डिपार्टमेंट ये बात कहेगा। कोई मेरे से पूछे आज कि सर आप अगर किसी लड़के को हायर करना चाहें तो किसको हायर करना चाहोगे, कोई काम अगर आपको करवाना है, तो भाई मेरे को ऐसा बंदा चाहिए एटलीस्ट लैंग्वेज स्किल तो आता हो, जिसको मैं यूज कर पाऊं। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस आने थे, आज नहीं तो कल, बहुत दिन से इनकी बातें चल रही थी, ये चेंजेस आने ही थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे चेंजेस हैं, ये अच्छे चेंजेस हैं। देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी से जानकारी लेके आपको चीज़ें बता रहा था, बट द थिंग इज कि मैं इतने दिन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैंने हालत देखी है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं। भाई जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है ना, जब लैंग्वेज स्किल अच्छा नहीं होता है, तो डिपार्टमेंट से शिकायतें जाती हैं एसएससी के पास कि भैया तुम क्या भर्ती करके भेज रहे हो हमारे पास। चलो आ जाओ भाई 19वें क्वेश्चन पे। डैश लिविंग इन लखनऊ डैश सेवरल ईयर्स। देखो सेवरल ईयर्स जब भी कोई ड्यूरेशन दे रखा होता है ना, उस ड्यूरेशन के लिए हम 100% कह सकते हैं कि फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। यानी मैं कह सकता हूं दूसरे केस में 101% फॉर आएगा, तो एक ये ऑप्शन नहीं आ सकता और एक ये ऑप्शन नहीं आ सकता, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। आई रिटर्न्ड अयोध्या एंड मैरिड डैश राधा। अब एक ध्यान रखना, इस पर प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बनता है, ये जो वर्ड है मैरिड, ठीक है,
ध्यान देने वाली बात यह है कि मैरी जब वर्ब होती है, या मैं कहूँ मैरिड को ही लिख देता हूँ, मैरिड जब हम वर्ब के तरीके से यूज करते हैं तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। लेकिन मैरिड को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, मैरिड को कैसे यूज करते हैं मेरे भाई, एडजेक्टिव के तरीके से यूज करते हैं। जब इसको एडजेक्टिव के तरीके से यूज करते हैं तो ऐसे केस में इसके साथ में प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे आई रिटर्न्ड अयोध्या, देखो आई के बाद में रिटर्न्ड आ रखा है जो कि वर्ब है। अगर वर्ब है और ये एंड से कनेक्ट कर रखा है तो ये भी क्या रहा होगा, वर्ब रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं आई होगी, क्योंकि मैरी जब भी वर्ब के तरीके से आएगा इज आर एम के बाद नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, देखो अगर सिंपल शब्दों में समझना है कि सब्जेक्ट प्लस में मैरिड हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में मैरिड हो तो प्लस में डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी इसका नहीं आएगा। लेकिन जहां भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में इज हो, आर हो, एम हो, ठीक है, समझ रहे हैं, इज हो, आर हो, एम हो, या फिर गेट की कोई भी फॉर्म हो, तो ऐसे केस में अगर इसके बाद में मैरिड आया है, अगर इन सब के बाद मैरिड आया है तो मैरिड के बाद में प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे ना तो इज आर एम है ना ही गेट है, तो ऐसे केस में देखो इज आर एम तो मैंने बोल दिया है, साथ में वाज वर अपने आप लिख लेना। जैसे मैंने गेट बोला है तो अपने आप समझ जाना कि गेट की सेकंड फॉर्म यानी कि हो सकता है कभी गॉट भी देखने को मिले आपको, तो ये खुद से समझने वाली बातें भी होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा ब्लैंक जहां पे लास्ट में कोई प्रपोजिशन ना हो, एक तो ए वाला था एक डी वाला था, यानी कि डी, क्योंकि ए तो पहले ही हम एलिमिनेट कर चुके हैं तो ए तो नहीं आएगा, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर आप सीधा डी, तीसरे ब्लैंक और दूसरे ब्लैंक की बात क्यों करते हो, पहले ब्लैंक की बात क्यों नहीं करते हो। देखिए बच्चा, मैं पहले ब्लैंक की क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे दिखा कि आफ्टर है, यहाँ पे भी मुझे दिखा कि आफ्टर है, यहाँ पे भी मुझे दिखा कि आफ्टर है। अगर तीन पार्ट में तीन ऑप्शन में आफ्टर है, इसका मतलब है कि यार मैं सीधा क्यों ना दूसरे ऑप्शन पे जाऊं, क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं सिंस है, सम है, फॉर है, एटलीस्ट दो ऑप्शन तो हटा पाऊंगा। यहां पे मैं कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर पाता, एक ब्लैंक से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं, तो मुझे ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, ठीक है। अब भूपेश गुप्ता पूछ रहे हैं कि सर मैरी के साथ में विथ का यूज हो सकता है क्या, तो अगर भाई आपने पूछा है तो ये भी बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा कविता इज मैरिड, कविता इज मैरिड डैश अंकित, ठीक है, और एक सेंटेंस हमने लिखा कविता इज मैरिड डैश अ चाइल्ड। देखिएगा मैरी के साथ में दो प्रपोजिशन पॉसिबल होती हैं, मैरिड के साथ में एक टू और एक विथ। विथ कब आती है और टू कब आती है, ध्यान देने योग्य बात है। जब हमें यह कहना हो कि किस लड़की ने या किस लड़के ने किससे शादी कर रखी है, ठीक है, जैसे कि आप, मैंने कहा यू तो नहीं कहूंगा, मैंने कहा रोहन इज मैरिड टू रूपाली, ठीक है, मैंने कहा रोहन इज मैरिड टू रूपाली, तो जिस पर्सन से शादी करते हैं उसके लिए टू लगाते हैं। लेकिन अगर आगे कोई चाइल्ड आ रखा है, कोई बेबी आ रखा है, कोई चिल्ड्रन वगैरह हमने लिख रखा है, ऐसे शब्द जब हम लिख देते हैं तो ऐसे केस में हम विथ का प्रयोग करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं टू आता है आपके किसके लिए, पति या पत्नी के लिए, पति या फिर पत्नी के लिए टू आता है, और विथ आता है किसको दिखाने के लिए, बच्चे को दिखाने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर बच्चे को दिखाना हो तो विथ का यूज कर लेना, और पति पत्नी की बात करनी हो तो टू का यूज कर लेना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये भी बात समझ लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर बात समझ आई कि मैंने पहले ऑप्शन से क्यों नहीं चेक किया। पहले ऑप्शन से इसीलिए नहीं चेक किया क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो वाइल शब्द है, वैसे ये कंजंक्शन होता है, वाइल हो गया, वैन हो गया, इन दोनों के बारे में ये बात जान लेना। वाइल हो गया, वैन हो गया, इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली ये बात जान लेना कि ये वैसे कंजंक्शन होते हैं, लेकिन इनके बाद में जनरली हम आईएनजी फॉर्म भी यूज कर लेते हैं। तो वाइल के बाद में भी आईएनजी आ सकती थी, वाइल लिविंग इन लखनऊ ऐसे हो सकता था, आफ्टर लिविंग इन लखनऊ हो सकता था,
ठीक है, तो जब दोनों ही आ सकते थे इसीलिए मैंने उसको चेक करना ज़्यादा उचित नहीं समझा और मैं सीधा दूसरे ब्लैंक को चेक करने लगा। ठीक है, दूसरे ब्लैंक को चेक करने लगा। आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लैंक आगे दे रखा है लेट, ब्लैंक बीइंग लेट ही वाज अलाउड टू एंटर द क्लास। अब देखेंगे ही वाज अलाउड डैश एंटर डैश द क्लास। आगे देखेंगे, देखो एक तो वो बंदा लेट हुआ है और उसको कर दिया गया अलाउ क्लास में आने के लिए। एक बात मुझे बताइएगा कि ये दोनों बातें एक जैसी मतलब जनरली सामान्य होती हैं या असामान्य होती हैं? अगर कोई लेट होता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं, उसको अलाउ किया जाए या ना किया जाए? जनरली ऐसा होता है अगर कोई लेट है तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। कैसे आइडियाज हैं? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। तो सबसे पहले एक तो इनस्पाइट लिख रखा है, यहाँ पे इनस्पाइट ऑफ लिख रखा है। पहले आपको मैं ऑलरेडी जब प्रेपोजिशन पढ़ाया बता चुका हूं कि इनस्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ आता है और डेस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता है। यानी मैं कहूंगा कि दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एक में है इन स्पाइट ऑफ और एक में है डेस्पाइट। ठीक है, अब दोनों का मीनिंग होता है सेम, यानी कि इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए दूसरे ब्लैंक की जरूरत लेनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों आगे बढ़ने के लिए दूसरे ब्लैंक की जरूरत लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये एंटर आपकी वर्ब होती है। ये जो एंटर है ये क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, एंटर के साथ में सामान्यतः दो प्रेपोजिशन यूज की जाती हैं। इस एक को जिसको हम बोल देते हैं नो प्रेपोजिशन, यानी कि बोले तो एक ही प्रेपोजिशन आपकी यूज की जाती है सामान्यतः। ठीक है, एक नो प्रेपोजिशन। नो प्रेपोजिशन जब आती है जब किसी बिल्डिंग या फिर मैं कहूं किसी घर वगैरह में एंट्री करनी हो, घर में एंट्री करनी हो। ठीक है, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। जैसे मान लीजिए ही एंटर्ड द रूम, इनटू द रूम नहीं लिखेंगे। इनटू कब आती है, ध्यान देने योग्य बात है। इनटू प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग कब किया जा सकता है ये समझेंगे भाई। देखो, एंटर करने का मतलब है किसी चीज के अंदर घुसना, अंदर आना या अंदर घुसना एक ही बात है। ठीक है, अंदर आना लिख देते हैं। ठीक है, अंदर आना। इनटू को हम तब लगाते हैं जब हम बात करते हैं कि आप किसी चीज में शामिल होने के सेंस की बात करें। क्या होना? शामिल होना। देखो, नो प्रेपोजिशन जब थी तब इसका मीनिंग बनता था अंदर आना। अगर एंटर का मीनिंग है अंदर आना तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है, जब एंटर का मतलब था अंदर आना तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन जब भी एंटर का मतलब हो जाएगा शामिल होना, शामिल होना, तो इसके साथ में प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाएगा। पहले तो अपने क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं कि सही आंसर क्या होगा। क्यों भाई? तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि देखो, क्लास में अगर आप आ रहे हो तो क्लास में अंदर आने की बात होगी। आपको क्लास में अंदर आने दिया गया। जब हम किसी बिल्डिंग वगैरह में एंट्री करते हैं, जब हम किसी कमरे में एंट्री करते हैं, किसी फिजिकल चीज में जब हम एंट्री करते हैं, तो ऐसे केस में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। यानी कि मैं कहूंगा कि इनटू जो यहाँ पे लगा रखी थी वो गलत है, इनटू नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फर्दर एक बार फिर से आपको एग्जाम्पल दे के समझा देता हूं कि कब इनटू आ सकता है। कब इनटू आ सकता है? जैसे कि मैंने लिखा, दे एंटर्ड डैश द बिल्डिंग। दे entered dash the agreement।
देखेंगे भाई, दे एंटर्ड डैश द बिल्डिंग, दे एंटर्ड डैश द बिल्डिंग। अब आपने देखा बिल्डिंग में वो शामिल होते हैं, बिल्डिंग में अंदर घुसता है कोई, बिल्डिंग में अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। दे एंटर्ड डैश द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आप क्या करोगे, अंदर घुसोगे, घुस के दिखाइए एग्रीमेंट में अंदर। एग्रीमेंट में आप अंदर नहीं घुस पाओगे, एग्रीमेंट में आप क्या करोगे, शामिल होगे, क्या करोगे, शामिल। और जब बात होगी शामिल होने की तो प्रपोजिशन आएगी जी इनटू, तो दे एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये भी हमने बता दिया। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिस के थ्रू भी सीख रहे होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। छोटू पूछ रहे हैं कि सर डी क्यों नहीं होगा। अरे डी में भाई साहब यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, इन स्पाइट ऑफ होता है, सिर्फ इन स्पाइट नहीं लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ होता है छोटू भैया। आ जाते हैं, द मैन डिवाइडेड हिज मनी डैश 4 इक्वल पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट डैश ऑल द मेंबर्स। देखो जब हम किसी चीज को डिवाइड कर दिया, हमने कहा कि इसके हिस्से कर दिए, जब किसी चीज के हिस्से करते हैं तो वी डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स। ठीक है, और जब ऑल द मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ऑल का मतलब होता है दो या दो, मतलब ऑल का मतलब होता है दो से अधिक, बोथ का मतलब होता है दो, और ऑल का मतलब होता है दो से अधिक। दो से अधिक के लिए हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमारा बिटवीन नहीं अमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बिटवीन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे बिटवीन है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और अपार्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है भैया, अपार्ट का तो कोई मीनिंग बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं द मैन डिवाइडेड हिज मनी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसने अपने पैसे को 5 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उस सब को मेंबर्स के बीच में बांट दिया। बात समझ आई भाई? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें इनटू और अमंग वाला आंसर सही होगा। आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज द पैसेंजर्स गॉट एंग्री डैश द कैब ड्राइवर, एक्चुअली दे गॉट एंग्री डैश द क्रूड बिहेवियर ऑफ द कैब ड्राइवर। बताएंगे भाई। देखो एंग्री के साथ में आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाए थे, एंग्री के साथ में मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ाए थे। देखो कैब ड्राइवर जो रहा होगा तो वो कोई इंसान रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अरे कोई इंसान ही तो रहा होगा। अगर किसी इंसान के साथ में जब एंग्री यूज करना है तो आपको बताया था कि भाई साहब एट नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, विथ लगाना है। क्या लगाना है? विथ लगाना है। जब आप किसी पर्सन के साथ में एंग्री हो, यू आर एंग्री विथ मी, यू आर एंग्री विथ योर सिस्टर, यू आर एंग्री विथ योर मदर, ठीक है, तो हम किसी पर्सन के साथ एंग्री होते हैं। लेकिन जब भी हम किसी चीज पे एंग्री होते हैं, अब बिहेवियर कोई पर्सन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बिहेवियर जो है कैब ड्राइवर के मौसा का लड़का था, उसका लड़का थोड़ी ना था। बिहेवियर एक थिंग के तरीके से काउंट करते हैं और थिंग के साथ में जब आते हैं तो विथ नहीं लगाते हैं। इसका मतलब है 3 ऑप्शन हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। जब भी हम किसी चीज से एंग्री होते हैं तो हम एट या अबाउट का यूज करते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन डाल रखे हैं। इफ ही रिजाइंड it would be tantamount to that, if he resigned it would be tantamount dash that he was guilty। अब आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन में पढ़ाया था कि tantamount के साथ में हमेशा और हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करना है। अच्छा इसमें हाँ, तो इसमें ना ये स्लैश नहीं लगा रखा है। tantamount टू एडमिटिंग, tantamount टू एडमिटिंग। अब देखो टू के बाद में क्या आता है, जब भी tantamount टू, ये मैंने बताए थे ना,
लुकिंग फॉरवर्ड टू, इनमें ये टू क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। यहाँ पे टेंटामाउंट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू प्रेपोजिशन आता है। अगर इसके साथ में टू प्रेपोजिशन आता है तो एक बात बताइएगा, क्या टू के बाद में V1 आएगा? नहीं। जब टू इन्फिनिटिव के लिए आता है तब V1 आता है, ठीक है। तो टुवर्ड्स होगा नहीं, तो बेसिकली बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, यस्टरडे द थीव्स ब्रोक डैश माई हाउस एंड स्टोल माई वॉच एंड मनी। बताएंगे भाई। देखो ध्यान देना है, जब भी हम घर में कोई चोर वगैरह घुसता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है ब्रेक इनटू माय हाउस। ब्रेक इनटू माय हाउस, ब्रेक इनटू माय हाउस, ठीक है। ब्रेक इनटू माय हाउस। अंजलि कश्यप सी नहीं होगा 23 का, क्योंकि यहाँ पे जो टू है वो प्रेपोजिशन है, और जब टू जो है प्रेपोजिशन होता है, टू जब प्रेपोजिशन होता है तो ऐसे केस में वहां पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, V1 का नहीं, ठीक है। टू जब प्रेपोजिशन होता है तो आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, V1 का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन डैश। The man dash his hands in his pockets is staring dash you। देखो जब भी हम बात करते हैं किसी पे, जब कोई स्टेयर करता है, स्टेयर करने का मतलब होता है किसी को घूरना, किसी को ताकना, किसी को लगातार नजरें गड़ा के देखना। और स्टेयर के साथ में हमेशा वर्ब आती है, मतलब प्रेपोजिशन आती है एट। स्टेयरिंग एट यू। अब आप देखोगे स्टेयरिंग टू यू और इन, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब एट और एट दो बचे हैं। द मैन एज हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो वाला मैन जिसके हाथ उसके पॉकेट में है। जब भी हमें किसी पर्सन को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे कहते हैं, द मैन विथ ब्लू आइज, द मैन विथ ब्लू शर्ट, द मैन विथ रेड हैट, द मैन विथ बियर्ड, द मैन विथ मुस्टेजेस। समझ रहे हैं? जब भी हम किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ऐसे केस में प्रेपोजिशन विथ का यूज करते हैं। जब भी हम किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, द मैन विथ वॉच, द मैन विथ अ मार्कर, जब भी हम किसी पर्सन के बारे में ऐसी बातें बताते हैं तो हम इस तरीके से प्रेपोजिशन लगाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, एक जगह प्रेपोजिशन विथ नहीं आती है, हम कहते हैं एक जगह प्रेपोजिशन इन भी यूज कर सकते हैं। द मैन इन ब्लू शर्ट कह सकते हैं, विथ ब्लू शर्ट ना कह के इन ब्लू शर्ट कहना ज्यादा प्रेफरेबल है वहां पे, ठीक है। तो जब हमें कोई कलर बताना होता है ना, कलर कपड़े का, तो ऐसे केस में इन लगा देते हैं। द गर्ल इन रेड साड़ी कह देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वैसे विथ और इन का प्रयोग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू हैव नेगेटिव माइंडेड पीपल इन योर सर्कल, इफ यू हैव नेगेटिव माइंडेड पीपल इन योर सर्कल, यू कैन नॉट ईजिली राइज डैश द नेगेटिविटी एंड सेल्फ डाउट। अगर आपके सर्कल में नेगेटिव माइंडेड पीपल हैं तो आप किस चीज से नहीं ऊपर उठ सकते? आप नेगेटिविटी से ऊपर नहीं उठ सकते, आप जो आप सेल्फ डाउट है उससे ऊपर नहीं उठ सकते। क्या आएगा क्वेश्चन में? जल्दी से करेंगे भाई आंसर। अपॉन आएगा, ओवर आएगा, एवव आएगा, बियॉन्ड आएगा। अपॉन आएगा, एवव आएगा, ओवर आएगा या बियॉन्ड आएगा। देखो जब भी हम ये कहते हैं ना कि हमें इस चीज से ऊपर उठना है, किसी चीज से जब हम ऊपर उठने की बात करते हैं और जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड है, ये हमने कोई सेट कर दिया, इससे ऊपर क्या है? पॉजिटिविटी। क्या है?
पॉजिटिव सेंस। इसके नीचे क्या है? नेगेटिव सेंस। क्या है? नेगेटिव सेंस। ठीक है, अगर कोई नीचे है तो हम क्या लगाते हैं? ही इज अंडर डिप्रेशन। इन डिप्रेशन भी बोल देते हैं, अंडर द इम्प्रेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के इम्प्रेशन में अगर कोई है तो हम इस तरीके से भी लिख देते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि आपको इससे ऊपर उठना है, तो ऐसे केस में हम एबव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ से ऊपर उठने की बात करते हैं तो ऐसे केस में एबव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एबव का प्रयोग किया जाता है। एक सेकंड देंगे। Harish and Suhani always go out for a meal dash their wedding anniversary. Wedding anniversary. At their wedding anniversary, on their wedding anniversary, in their wedding anniversary या with। देखो, अपनी wedding anniversary के साथ तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, और wedding anniversary एक ओकेजन होती है। ठीक है, नहीं ओवर नहीं होगा रॉबिन्स। ठीक है, एक ओकेजन होती है, तो इन प्रपोजिशन का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब आप बताइएगा कि अगर हम किसी ओकेजन पे कहीं जा रहे हैं, अगर हम किसी दिन कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑन यूज करना चाहिए या फिर एट का यूज हमें करना चाहिए? ऑन का यूज करना चाहिए या एट का यूज करना चाहिए? जल्दी से आंसर करेंगे भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। देखो, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वेडिंग एनिवर्सरी क्या होगा? एक डे का होता है। ऐसा तो है नहीं कि साल भर वेडिंग एनिवर्सरी ही मनाते रहें। एक डे है, और डे की बात जब भी आएगी वहां पे प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग हम करते हैं। जब भी हम किसी दिन की बात करते हैं कि इस दिन हमें ये करना है, तो ऐसे में प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल। मैं आपको क्लास में भी बताया था, जब भी हम सी लेवल से किसी की बात करते हैं ऊंचाई, तो यानी कि मैं कह दूंगा कि ये एक स्केल की बात है। ठीक है, किसकी बात है? स्केल। मान लीजिए कि यहाँ पे ये सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल। सी लेवल से कौन कितना ऊपर है ये बताने के लिए हमेशा और हमेशा हम एबव का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इस पर क्वेश्चन पहले भी आए हैं, इस पर क्वेश्चन आगे भी आएंगे। एबव का प्रयोग किया जाता है जब भी हम बात करते हैं कौन चीज सी लेवल से कितनी ऊपर है और कितनी नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर द टेम्परेचर फॉल्स डैश 14 डिग्री। अब आपको बताना है फ्रॉम 14 डिग्री, बिलो 14 डिग्री, एट 14 डिग्री या इनटू 14 डिग्री। सबसे पहले इनटू को आप इजीली हटा पाओगे। सर ये इनटू तो अच्छा लग ही नहीं रहा, इसको तो हटा ही दो। देखिए, टेम्परेचर की जब भी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ काइंड ऑफ स्केल। टेम्परेचर को स्केल पे तो देखा जाता है। अरे थर्मामीटर लगाया है कभी? ऐसे हाथ में लगा के देखना, उसमें स्केल ही तो है कि पारा कितना चढ़ा और कितना कम हुआ। और एक बात बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं दिसंबर के महीने की, तो हम क्या कह रहे हैं? 14 डिग्री होगा या 14 डिग्री से भी कम चला जाता है? हम क्या कहेंगे? 14 डिग्री से नीचे चला जाता है, और नीचे जाने की बात है। और टेम्परेचर क्योंकि स्केल को दिखाता है, इसीलिए बिलो का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? बिलो का यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे बिलो आपका आंसर हो जाएगा। तो ना तो एट हो सकता ना फ्रॉम हो सकता। देखो, एट गलत नहीं होता, लेकिन दिसंबर महीना लिख रखा है, दिसंबर महीने में नीचे ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यू लुक रियली डैश वेदर आर यू इल। देखो, जब भी हम किसी से ये कहें यू लुक रियली डैश द वेदर, तो हम उससे कह रहे होते हैं अंडर वेदर। अंडर वेदर का मतलब होता है कोई बीमार है। देखो, अगर कोई बीमार है तो नेगेटिव सेंस है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? अगर हम किसी चीज से ऊपर उठने की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एबव। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इससे ऊपर पॉजिटिविटी है, इससे नीचे नेगेटिविटी है। और जब हम इस चीज के नीचे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? आपका अंडर। वैसे तो एबव का बिलो के साथ पेयर होता है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पे हम पॉजिटिविटी की तरफ पहुंचते हैं तो एबव लगाते हैं, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ जब हम आते हैं तो हम अंडर लगाते हैं। क्योंकि आप अगर बीमार हैं तो नेगेटिविटी की तरफ है तो अंडर लगाएंगे, तो फिर आपको अंडर ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एबव वेदर नहीं होता है, अंडर वेदर होता है। ठीक है, तो वैसे भी आप इसको याद भी रख सकते हैं कि ये एक ईडियम है और आसान सा ईडियम है। अंडर वेदर होता है बीमार फील करना, अंडर वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई वॉज डैश द इम्प्रेशन
दैट यू हैड टू बी 21 टू वोट इन जनरल इलेक्शन। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था अंडर द इम्प्रेशन। अंडर द इम्प्रेशन, जब आप किसी चीज की गलत फहमी में है और आपको ये कहना हो कि यार मैं तो इस गलत फहमी में था, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट 21 इज द एज, यू हैड टू बी 21 टू वोट इन जनरल इलेक्शंस, यानी कि आपको ऐसा लगता था। जब आपको कहना हो ना किसी से कि मुझे तो ऐसा लगता था, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन। ठीक है, तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, तो अंडर द इम्प्रेशन आप कह सकते हैं। इसको भी आप एक ईडियम के तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। ठीक है भाई, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। अवॉइड क्लीनिंग वेजिटेबल्स विथ अ रनिंग टैप एज इट वेस्ट्स वाटर अननेसेसरीली। एक बात बताइएगा, आप पानी से धोओगे या रनिंग टैप से धोओगे? देखिए, हम रनिंग टैप का मतलब होता है एक ऐसा टैप जिससे पानी निकल रहा हो। टैप का मतलब होता है जी क्या, नल, सिंपल शब्दों में कहें, या फिर हम कहें टोंटी। ठीक है, और रनिंग टैप का मतलब है चलता हुआ। एक बात बताइएगा, आप सब्जी चलते हुए नल से धोओगे या चलते हुए नल के नीचे धोओगे? आप सब्जी पानी से धोते हो। पहली बात, सब्जी किससे धोई जाती है? पानी से धोई जाती है। ठीक है, सब्जी किससे धोई जाती है? पानी से धोई जाती है। अगर पानी से धोई जाती है तो विथ अ रनिंग टैप नहीं होगा, अंडर अ रनिंग टैप। ठीक है, उसके नीचे धोते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, ये थोड़े से फॉन्ट छोटे हो रखे हैं। ठीक है, फॉन्ट थोड़े से छोटे हो रखे हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, रेडियो एंड टेलीविजन कमर्शियल फॉल बिलो द कैटेगरी ऑफ मास मार्केटिंग। देखो, जब हम किसी कैटेगरी की बात करते हैं तो फॉल अंडर द कैटेगरी, ध्यान देंगे, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, द फिल्म और द थिएटर कम्स टू यू इन योर ड्राइंग रूम बिलो होम कंडीशन। ठीक है, बिलो होम कंडीशंस बताएंगे भाई, बिलो होम कंडीशंस। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 का करेंगे भाई आंसर। भाई अब उमंग खतरनाक क्वेश्चन थोड़े से कराने भी पड़ेंगे, पता नहीं क्या पूछ ले एसएससी, इतना सारा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, 200 क्वेश्चन बनाने पड़ते थे उनको मेंस में। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मेंटेन करना वाज डिफिकल्ट। ठीक है, कई शिफ्ट होती थी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मेंटेन नहीं कर पाते थे। मे भी अब की बार कर ले मेंटेन, तो अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। वी विल बी डीलिंग विद इट। देखो, हो सकता है पेपर बिल्कुल उतना ही आसान रहे जितना आता था, लेकिन 2017 में हम सब लोग देख चुके हैं कि पेपर कभी भी मुश्किल आ सकता है। और अगर पेपर मुश्किल आया, अगर पेपर मुश्किल आया तो फिर भाई ऐसा ना हो कि हमारा स्टूडेंट अनप्रिपेयर्ड चला जाए। हम मेंस के लिए 100, देखो प्री में हर चीज़ सेम आनी है, कोई फ़र्क नहीं है। मेंस में ऐसा हो सकता है क्योंकि 45 क्वेश्चन है, उनको मेरिट भी कम रखनी है, फाइनल सिलेक्शन कम पे देना है, तो मे भी पेपर का लेवल अच्छा है। तो मेंस के लिए आप सभी के लिए आपको अलग से कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं लेना पड़ेगा। इन्हीं बैचेज में आपके, इन्हीं सब जो आप देख रहे हैं, इसी सब में आपको एक एडवांस्ड लेवल की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, एडवांस्ड लेवल की चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी, एडवांस्ड लेवल की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एडवांस्ड लेवल का कॉम्प्रिहेंशन भी कराया जाएगा, जिससे कि आपको पेपर में जाके ये फील ना आए कि यार हमने तो ये देखा ही नहीं था। समझ रहे हैं? तो वो फील हम आपको आने नहीं देंगे, चिंता ना करें। ठीक है, तो द फिल्म और द थिएटर कम्स टू यू इन योर ड्राइंग रूम बिलो होम कंडीशंस। तो बिलो नहीं आएगा, यहाँ पे अंडर होम कंडीशंस आता है, अंडर। ठीक है, ध्यान देंगे, अंडर आता है। जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो हम अंडर का यूज करते हैं, ना कि बिलो का। ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं, कल से कंजंक्शन शुरू करेंगे। भाई एक बार सिलेबस कर लेते हैं, प्रैक्टिस हम आपको बहुत सारी देने वाले हैं, आप चिंता मत करिएगा प्रैक्टिस के बारे में, बहुत सारी प्रैक्टिस देंगे। अभी फिलहाल कंजंक्शन कर लेते हैं, फिर इतनी प्रैक्टिस देंगे कि आप भी कहोगे कि सर मज़ा आ गया। बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, ज़बरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे।
ठीक है, एक सेकंड भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कितना भी टफ पेपर आ जाए हम आपको उस लेवल पे भी तैयार करके भेजेंगे। हालांकि हम ये बताएंगे कि भाई जो लोग इंटरेस्टेड हैं वही इन एडवांस्ड क्लासेस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर बच्चा ज़बरदस्ती से घुसे जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो एडवांस्ड के लिए जाए। तो जब भी एडवांस्ड क्लासेस कराएंगे हम, एडवांस्ड प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहाँ पे मैं पहले बता दूंगा, देखिए ये एसएससी की चीज़ें जो अब तक आती थी उनसे रिलेटेड नहीं है, आगे के लिए फ्यूचर की ये तैयारी है कि शायद आ जाए। ठीक है, चलो भाई आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।